क्लास में हमने बात की थी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर, यानी कि सांद्रता को व्यक्त करने वाले पद। तो हमने बताया था वहाँ पे सांद्रता को कौन कौन से टर्म आपके एक्सप्लेन करते हैं। तो सांद्रता क्या होती है वो भी बताया था कि किसी विलयन में जो विलेय के कितने मोल उपस्थित होते हैं, ठीक है, या फिर जो विलायक होता है उसके कितने मोल उपस्थित होते हैं, उन्हीं की जो संख्या होती है, ठीक है, या मात्रा होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसी को एक्सप्रेस करने के लिए हम सांद्रता को लेके आते हैं, ठीक है। और सांद्रता के बेसिस पे अगर हम देखें, है ना, सांद्रता के बेसिस पे आपके विलयन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं तनु विलयन और एक होते हैं सांद्र विलयन। जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है उसे हम बोलते हैं सांद्र विलयन, और जिसमें कम होती है उसे क्या बोलते हैं, तनु, है ना। इसे क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं, और इसे बोलते हैं कॉन्सनट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है ना। आप जब लैब में जाओगे तो आपको लैब में देखे हुए मिल जाएंगे, जैसे एसिड है उसके आगे से लिखा रहता है डाइल्यूट या कॉन्सनट्रेट। तो इससे आपको पहचानना है कि ये कॉन्सनट्रेट है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, तो ज़्यादा खतरनाक होगा, हाथ में डालते ही क्या करेगा, हाथ को जला देगा, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा क्या होते हैं, कम सॉल्यूट मिले हुए होते हैं, इनमें पानी का मात्रा या सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपना तनु विलयन बोलते हैं, ठीक है। तो कल कुछ टर्म्स की बात की थी, और आज हम एक और इम्पोर्टेंट टर्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी। हम आज जिस टर्म की बात करने वाले हैं वो नॉर्मेलिटी है, जिसे हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरिटी और नॉर्मेलिटी कई हद तक सिमिलर होती हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इनमें रिलेशन भी हम देखेंगे, लेकिन इस टर्म को समझते हैं। देखिए, वैसे आपका बेसिकली 12th के एनसीईआरटी में ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, जब 11th आप पढ़ते हो तो 11th में ये टर्म है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन के साथ हम पढ़ा रहे तो इसको भी मैं पढ़ा देता हूँ। तो देखिए, नॉर्मेलिटी क्या होती है, तो जो आपका प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। देखिए यहाँ क्या आता है, यहाँ आपका ग्राम तुल्यांक आ गया, एक नया वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, ग्राम तुल्यांक। अब ये ग्राम तुल्यांक क्या होता है, या हम इसको इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। तो ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या होती है उसे हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी का मतलब क्या है, देखो, नॉर्मेलिटी एक विलेय के ग्राम तुल्यांक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, विलेय के ग्राम तुल्यांक, है ना, इक्विवेलेंट वेट अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो आएगा वो किस में आएगा, लीटर में। अगर आप फिलहाल लीटर में ले तो ये हो गया, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारे पास नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या और ये, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो वेट है इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे करें, तो ये ग्राम तुल्यांक क्या होता है, देखो ग्राम तुल्यांक में क्या होता है, जब आप क्या करते हो ना, देखो आपने क्या लिखा था, मोलरता में आपने बोला कि विलेय में जितने भी उपस्थित, यानी विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या बोला था। तो यहाँ क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है मास अपॉन क्या करते हैं हम, देखो इक्विवेलेंट भार, है ना, इक्विवेलेंट वेट करते हैं। देखो ये वेट कौन सा होता है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये कर देते हैं, और इनटू यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम इन लीटर आ जाएगा। अभी इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, या ये तुल्यांकी भार क्या होता है, तुल्यांकी भार हम यहाँ पे लेते हैं ना, तुल्यांकी भार क्या होता है, देखो इसको समझना बहुत ध्यान से। आपने लिखा वेट अपॉन, देखो तुल्यांकी भार के लिए हम क्या करते हैं, आपने इसका अणुभार लिखा, और जब अणुभार को हम क्या कर देते हैं, एक फैक्टर होता है एन फैक्टर, है ना, एक नंबर होता है। अभी देखते हैं एन फैक्टर क्या चीज़ होती है। तो एन फैक्टर से अब जब हम इसको डिवाइड कर देते तो आपका क्या निकल जाता है, तुल्यांकी भार निकल जाता है, और उसके बाद हम इसको वॉल्यूम इन लीटर ले लेते हैं। अब देखो आपका एन फैक्टर कहाँ दिख रहा है, अपॉन में दिख रहा है, तो ये वाली टर्म हमारे ऊपर चले जाएगी। तो जो आपका एन का फॉर्मूला बन के आ जाएगा W अपॉन एम नॉट इंटू वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा, क्योंकि एन फैक्टर अपॉन में तो ये ऊपर चले जाता है, तो कहाँ जाएगा, एन फैक्टर। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, एन फैक्टर और वॉल्यूम। अभी एन फैक्टर क्या होता है, बाकी तो सब चीज़ सेम है, एक एन फैक्टर ही तो यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है। और आप देख भी सकते हो यहाँ से कि क्या जो ये पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म है, इसको हम क्या लिखते हैं, ये क्या होती है
आपने कल पढ़ा था मोलरता होती है भाई, सिंपल सी बात है। इस पूरे टर्म को हम क्या बोलते हैं, मोलरता बोलते हैं। तो यानी कि नॉर्मलिटी, जो नॉर्मलता होती है n इक्वल टू मोलरिटी इंटू n फैक्टर। अगर हम ऐसा लिखें तो बिल्कुल सही बात है या नहीं है वो तो, ठीक है। ये देखो तो नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणा n फैक्टर, ठीक है। अगर n फैक्टर से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से नॉर्मलता आ जाएगा। ये रिलेशन होता है, दोनों में संबंध होता है। अगर कभी बोले नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध है, आपको मोलरता दे दे नॉर्मलता निकालनी हो, या नॉर्मलता दे दे मोलरता निकालनी हो, तो आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये जो n फैक्टर है, ये क्या चीज़ होता है, n फैक्टर को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये n फैक्टर क्या चीज़ होती है, ठीक है। n फैक्टर को कहीं कहीं वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं, या ये होता क्या है देखो। तो जैसे हमने क्या लिखा, n फैक्टर की वैल्यू लिखी, देखो हमने लिखा पहला कोई अम्ल है ना, अम्ल के लिए इस n फैक्टर का मान कितना होगा। तो आप जानते हो जैसे अम्ल हमने लिखा HCl लिखा, हमने लिखा H2SO4 लिखा, है ना। बताओ इनके लिए मान कितना होता है। तो आपने अगर अम्ल की परिभाषा पढ़ी है, तो अम्ल की परिभाषा क्या होती है, आर्हेनियस का सिद्धांत क्या कहता है, अम्ल वे होते हैं जो क्या करते हैं, विलयन में जाने पर H+ आयन देते हैं, ठीक है। तो जल में जाने पर H+ आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके, वो आपके कहलाते हैं अम्ल। तो देखिए ये अम्ल जो है जल में जाने पर क्या करेगा, H+ आयन देगा। और इसने कितने H+ आयन दिए भाई, जितने अम्ल जो होता है H+ आयन देता है वही उसका n फैक्टर होता है। तो आपने देखा कि HCl में H क्या है, 1 दे रहा है, तो इसका n फैक्टर भी कितना हो जाएगा, इसका n फैक्टर हो जाएगा 1। तो जितने ये नंबर यहाँ से क्या होता है, H+ आयन के देता है उसे n फैक्टर बोलते हैं। तो इसने कितने दिए, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 H+ दिया तो 1 n फैक्टर हो गया। अच्छा H2SO4, तो H2SO4 में 2 H+ मिलते हैं और SO4 2- होता है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2, तो कितना आ गया, इसका n फैक्टर क्या हो जाएगा, 2। तो यानी कि अम्ल के लिए, है ना, अम्ल जितने H+ आयन जल में जाने पर देगा तो वही उसका क्या होगा, n फैक्टर। जितने H+ आयन, जितने H+ आयन जल में, ठीक है, ये क्या करेगा, देगा। एसिड जितने H+ आयन क्या करेगा, जल में जाने पे देगा, उसी को हम एसिड का क्या बोलते हैं, n फैक्टर कहते हैं, ठीक है, एसिड के लिए। अच्छा एसिड नहीं आए, कुछ और आ जाए, जैसे बेस आ जाए, तो क्या करेंगे, तो देखो दूसरा, अगर अम्ल ना आए, आपका क्षार हो, बेस हो, तो आपने क्षार की भी परिभाषा पढ़ी। क्या परिभाषा पढ़ी, क्षार या बेस वो होते हैं जो क्या करते हैं, जल में जाने पर OH- आयन देते हैं। तो ये वो हैं जो OH- आयन देते हैं जल में जाने पर, OH- आयन जो देते हैं। तो देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बोला आपने NaOH ने कितने दिए, एक Na+ हुआ, एक OH- हुआ, तो क्या आ जाएगा, देखो इसने एक OH- आयन दिया, तो इसका भी n फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। मतलब क्या करना है, पूरे टर्म को, जो आपने ये पूरी टर्म निकाली हुई है, ठीक है ना, ये तो उसको क्या करना है, n फैक्टर से मल्टीप्लाई और कर देना। जैसे मान लो HCl के लिए आप निकाल लेते, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आप किसके लिए निकाल लेते, आप NaOH के लिए निकाल लेते, तो भी आप क्या कर लोगे, 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। H2SO4 के लिए निकाल लेते, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। एक एसिड होता है CH3COOH, आपने देखा कि ये वीक एसिड भी होता है ना, ये दुर्बल अम्ल होता है। तो ये अगर कोई एसिड होता है, देखो CH3COOH, तो इसमें याद रखना है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 दिख रहे हैं, बहुत बच्चे 3 ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, तो 4 मार देते, तो इसके 4 नहीं होता, ध्यान रखना। ये भी क्या करेगा, एक ही H+ आयन देता है, क्योंकि ये वीक एसिड होता है। ये तुम्हारे ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बन के साथ कनेक्टेड है, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये कार्बन के साथ कनेक्टेड है, कार्बन से जुड़े हुए हैं। और जो कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन है वो क्या होता है, उनका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी गैप उतना ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जो विद्युत ऋणात्मकता होता है, उसका अंतर बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण ये इस हाइड्रोजन को आसानी से त्याग देता है, लेकिन इसको नहीं त्याग पाता, ठीक है। तो इसलिए ये एक H+ देता है, याद रखना है ना, ये स्पेशल केस है आपका, कहीं पर अगर देखने को मिले, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, n फैक्टर को निकाल सकते हो, अम्ल के लिए, क्षार के लिए, है ना। अब अगर कोई सॉल्ट हो, ठीक है ना, सॉल्ट के लिए कैसे निकालेंगे, तो देखो हम सॉल्ट के लिए भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लवण के लिए। ठीक है, ये है तुम्हारे पास तीसरा सॉल्ट, है ना। कोई लवण अगर आ जाए, उसके लिए आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना। जैसे आपके पास क्या है, मान लो Na2CO3 है, ठीक है ना।
Na2CO3। अब Na2CO3 को जब हम ब्रेक करेंगे तो देखो क्या होगा, Na के ऊपर क्या होगा, देखो CO3 है ना 2 माइनस, और Na के ऊपर एक, Na के ऊपर एक प्लस है तो 2 Na होंगे तो कितना होगा, 2 प्लस चार्ज होगा। तो यहाँ आपको क्या देखना होता है, मैग्नीट्यूड देखना होता है चार्ज का ना, आवेश का ये जो क्या होता है परिमाण होता है ये देखना होता है। तो परिमाण कितना है, देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, n फैक्टर 2। इस चीज़ को ध्यान में रखना, 2 और 2 आप 4 मत कर देना, हमको परिमाण लेना होता है, खाली मैग्नीट्यूड लेना होता है ना, टोटल इसको जोड़ना नहीं होता। जैसे यहाँ पे 2 सोडियम है तो 2 आपने ले लिया, ये इसका चार्ज कितना -2, तो किसी का भी आप चार्ज ले लो, मैग्नीट्यूड ले लो, तो बस यही क्या होता है, इसका n फैक्टर होता है सॉल्ट के लिए। ठीक है, तो सॉल्ट के लिए n फैक्टर जब भी डिफाइन करना हो तो आप क्या करोगे, जितने वो यहाँ पे चार्ज का परिमाण है ना, आवेश का परिमाण यहाँ पे लेना होता है जब इसको आप आयनों में तोड़ देते हो। ठीक है, तो ये सॉल्ट के लिए हो गया, क्षार के लिए जितने OH आयन देता है, अम्ल के लिए जितने H+ आयन देता है, ठीक है, और लवण के लिए जितने वो क्या करेगा, आयन जो चार्ज आवेश आएगा उसके ऊपर, आवेश का परिमाण जो होगा वही उसका n फैक्टर कहलाएगा। ये हमने देख लिया। अब ऐसे आप क्या कर सकते हो, एक ऑक्सीकारक और जो तुम्हारे क्या होते हैं, ऑक्सीकारक और अपचायक होते हैं, दो चीज़ होते हैं ना, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं और अपचायक होते हैं। जैसे कि आपके पास क्या है, देखो अगला वैसे होता है हमारे पास ऑक्सीकारक व अपचायक है ना, इनके लिए क्या रहता है, तो इनके लिए रहता है जितने इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, स्थानांतरित जितने इलेक्ट्रॉन ये स्थानांतरित करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, n फैक्टर बोलेंगे। इनके केस में ऑक्सीकारक या अपचायक, जैसे आप जानते हो KMnO4 है ना, ये क्या होता है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। देखो जैसे इसने क्या किया, KMnO4 है, तो KMnO4 क्या करेगा भाई, ये किस में जाके ब्रेक हो रहा है ना, तो वो इस पर डिपेंड करता है KMnO4 का। जैसे कि KMnO4 है, आपने लिया KMnO4, तो ये किस में टूट सकता है, तो ये MnO2 में भी जा सकता है। ठीक है ना, ये किसी दूसरे में भी जा सकता है। तो जब ये यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हुआ तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, आप जानते हो, ऑक्सीजन 4, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो 4 और दूना कितना हो गया, -8 हो गया, और ये 1 हो गया, -8 में से 1 कितना आ गया, +7, -7 आएगा, और बीच वाले पे क्या रहता है, +7 रहता है। अब +7 है, अब मान लो MnO2 में कन्वर्ट हो गया। जैसे MnO2 में कन्वर्ट हुआ तो 2 ऑक्सीजन -2 यानी कि -4 हो गया, तो मैग्नीज के ऊपर +4 होगा, तो 4 से कितना हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 3। तो जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ पे होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इसका n फैक्टर बोलते हैं। वैसे ज़्यादातर यूज़ नहीं होगा, आपका एसिड बेस और ये वाला ज़्यादातर यूज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, n फैक्टर को निकाल सकते हो अलग अलग के लिए। तो नॉर्मलता और मोलरता आपके समझ में आ गया होगा। तो मोलरता क्या होता है, आपने देखा कि 1 लीटर जो विलयन है उसमें उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ग्राम तुल्यांक क्या होता है, मैंने बता दिया तुमको, भार बट्टा तुल्यांकी भार होता है। तुल्यांकी भार क्या होता है, अणु भार बट्टा n फैक्टर होता है। और n फैक्टर क्या होता है, n फैक्टर एक वैलेंसी फैक्टर होता है। अम्ल के लिए जितने H+ देगा, क्षार के लिए जितने OH- आयन देगा, और जो लवण होता है, लवण के लिए हमने देखा कि उसके आवेश का जितना परिमाण होगा। ठीक है, तो ये एक छोटा टॉपिक था, इसको हमने यहाँ पे कवर कर लिया। तो कल हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, तो तब तक के लिए धन्यवाद।